नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप देख रहे हैं डेली आंसर राइटिंग क्लास। तारीख है आज 23 दिसंबर। हम दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डेली अपने यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए। आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रिफिकेशन पर, जहां पर हम बात करेंगे कि क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं इलेक्ट्रिफिकेशन में, क्या क्या स्टेप लिए गए हैं, हम लोग वो देखेंगे। इसके साथ साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है इंडियन पॉलिटी से। पॉलिटी में हम लोग डिस्कस करेंगे जुडिशरी का एक टॉपिक, जहां पर हम लोग जो जुडिशल रिव्यू है उसके बारे में बात करेंगे, जुडिशल एक्टिविज़म के बारे में बात करेंगे, जुडिशल ओवररीच के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। वाइल इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ all inhabited villages is a significant achievement, much more is needed to ensure that electricity demand of every household is fulfilled। डिस्कस कीजिए। मतलब कि हमने अभी तक गांव का जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है वो हमने अचीव कर लिया है। मतलब कि हर गांव में बिजली पहुंच गई है, ये हमने रिकॉर्ड अचीव कर लिया है। हाँ, ये सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है, मगर हमें काफ़ी कुछ करना पड़ेगा हर घर की ज़रूरत पूरा करने के लिए। हमने हर गांव तक बिजली पहुंचाई है, हर घर तक नहीं। जैसे कि मान लो कि कोई गांव है, यहाँ पर हमने एक पॉल ट्रांसफार्मर लगा दिया, बिजली हमारे पहुँचा दी, मगर इस गांव में जो घर हैं उनको भी तो बिजली मिलनी चाहिए। ये अभी तक 100% पूरा नहीं हो पाया है, तो उसी के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। क्लियर है। चलो, तो जो इंट्रो है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे। इंट्रो में पहले आप डाटा लिख देंगे कि हमने अचीव कर लिया है। ठीक है ना। 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन, ये हमने अचीव कर लिया है, वो डाटा देंगे आप। बॉडी का जो पहला पार्ट होगा वहाँ पर बताएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अचीवमेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ विलेजेस। ठीक है ना, ऑल विलेजेस। आप इसका पहले महत्व बता देंगे। इसका बताएंगे कि हमें हाउस होल्ड तक बिजली पहुंचाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है। लास्ट में आपका आएगा कंक्लूजन। ठीक है ना, लास्ट में आपका आएगा कंक्लूजन। ओके। तो यहाँ पर जो आपकी कलाकारी है वो देखिएगी जब आप सिग्निफिकेंस लिख रहे होंगे। इस वाले हेडिंग में आपको सब हेडिंग का यूज़ करना है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, सोशल सिग्निफिकेंस क्या है, सोशल वाले में वुमेन एम्पावरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। क्योंकि जब गांव में बिजली आती है तो जो पढ़ाई लिखाई है वो भी होती है रात में, है ना, लाइट में। तो कई सारा महत्व होता है एक गांव में बिजली पहुंचने का। उस गांव में जो कुटीर उद्योग हैं, कॉटेज इंडस्ट्री हैं, स्मॉल एंड जो मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं, वो लग सकते हैं वहाँ पे। तो उसकी इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बढ़ सकती है। इन बिजली को यूज़ करके, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके जो खेतों में पंप हैं वो चल सकते हैं। तो जो एरिया अंडर जो इरिगेशन है उसमें राइज देखने को मिलेगा। समझ गए बात। एरिया अंडर इरिगेशन वो बढ़ेगा। जैसे कि वहाँ पर एमएसएमई में जो नए इन्वेस्टमेंट हैं वो आएंगे। छोटे छोटे उद्योग जैसे कि पापड़ बनाने का है, पत्तल बनाने का जो काम है वो सब वहाँ पर गांव में लगा सकते हैं। वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगी। समझ गए, जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगी। तो आपने यहाँ पर जो महत्व है वो बता दिया। अब इसके बाद ये बताएंगे कि गांव तक पहुँचना ही सफिशिएंट नहीं है। गांव के भीतर जो सारे हाउस होल्ड हैं वहाँ तक बिजली पहुँचाना ये हमारा दायित्व होना चाहिए, ये हमारा एम होना चाहिए। क्लियर है। तो उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, जो गांव में जो घर हैं वहाँ तक बिजली कैसे पहुँचे, इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है। तो उसके लिए जो मेजर्स हैं वो लिखेंगे।
कि हमें जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। हमें जो पावर हाउसेस की जो इफ़िशेंसी है वो बढ़ानी पड़ेगी। मतलब कि जो भी लॉसेज होते हैं, हमारे जो कोयले के पावर प्लांट होते हैं जिस इफ़िशेंसी पर चलता है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मोटा मोटे कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 किलोवाट जो बनाते हैं 100 किलो कोयला यूज़ करके, तो उतने ही बिजली आप कितना कम, जैसे कि उससे भी कम कोयला को यूज़ करके कैसे बनाएंगे। इससे क्या होगा, आपका जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो कम होगा। ठीक है ना, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये हो गया आपका इंट्रो बॉडी एंड कंक्लूजन। चलो अब जो मेन आंसर है वो देखते हैं। हमने ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन है गाँव का वो हमने अचीव किया। एक फ्लैगशिप स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना को यूज़ करके, और जो अपना इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी है 2006 वाला उसको फॉलो करके। इसका महत्व क्या है? महत्व ये है कि गांव का जो एजुकेशन है, हेल्थ है, कनेक्टिविटी है, उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। अब देखते हैं ना कि गांव-गांव में जो ई रिक्शा होती है, अरे जो बैटरी चलती है साइलेंट वाली, वो चलने लग गई है। गांव में वो जो रिक्शा है उसको चार्ज कर देते हैं और उसको मतलब यूज़ करते हैं माल ढुलाई के लिए, या फिर जो पैसेंजर है उसको ढोने के लिए। जेंडर एम्पावरमेंट, बूस्टिंग रूरल डिमांड्स, अचीविंग क्लाइमेट कमिटमेंट एंड एसडीजीज। तो ये मेन बेनिफिट हैं जो गांव को, जो हाउस होल्ड हैं उनको अचीव होता है जब वहाँ पर बिजली पहुँचती है। ठीक है, इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे कि पहला चैलेंज ये है कि हमने बिजली तो पहुंचा दी है, तार तो हमने खींच दिया है, मगर गांव में बिजली 10 घंटे से भी कम रहता है। एक दिन में 10 घंटे से भी कम बिजली रहता है। दोनों ग्रामीण और अर्बन एरिया मिला दें तो टोटल 71% हाउस होल्ड को ही इलेक्ट्रिसिटी दी गई है। ठीक है, दोनों मिला करके। ग्रामीण में देखेंगे तो और भी कम है। इसके साथ साथ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं। पावर प्लांट बहुत ही दूर होता है और जो कस्टमर होता है उसका डिस्टेंस काफ़ी दूर होता है। देयर इज़ पुअर ग्रिड कनेक्टिविटी अक्रॉस द स्टेट। मतलब कि पावर जनरेटिंग स्टेट और कंज्यूमर स्टेट के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ ये जो पूरा सेक्टर है पावर का वो काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव है। ठीक है, अब तार खींचना है तो जोग्राफिकल ट्रेन उतने आसान नहीं है, मुश्किल है। तो नदी से होकर के काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उसको पार करके हमें बिजली खींचनी पड़ती हैं। कई सारे एरिया में जो नक्सल होते हैं वो होता है तो वहाँ पर बिजली देनी मुश्किल हो जाती है। जंगल के एरिया होते हैं। तो ये मेन चैलेंजेस हैं जो आते हैं हमें इलेक्ट्रिफिकेशन के दौरान। मगर अगर हम एवरी हाउस होल्ड को बिजली देना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो स्कीम है सौभाग्य स्कीम, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसको ठीक से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि जो इंटेंसिव इलेक्ट्रिफिकेशन है वो हम अचीव कर पाएँ। इसके साथ साथ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं उसको कम करना पड़ेगा। डिस्कॉम की जो कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। डिस्कॉम क्या होता है? ये होते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़। क्या होते हैं? पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़। पावर प्लांट का जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। वी विल नीड टू ऑगमेंट द जैसे कैपेसिटी ऑफ द पावर प्लांट ऑल्सो, क्योंकि नीति आयोग का कहना ये है कि 2040 तक हमारा जो पावर का डिमांड है वो कहीं ज़्यादा बढ़ चुका होगा। एनर्जी डिमांड ऑफ इंडिया इज़ लाइकली टू गो अप, मतलब 3.2 टाइम्स तक हमारा जो डिमांड है वो बढ़ सकता, मतलब तिगुना डिमांड हो सकता है। अभी अगर 10 यूनिट डिमांड हो रही है तो आगे आपको 30 यूनिट सेम हाउस होल्ड में डिमांड रहेगी। तो केवल पावर प्लांट, जो आपका जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है, केवल वही सफिशिएंट नहीं है। इसके साथ साथ जो रूफ टॉप सोलर एनर्जी है इसको भी हम टैप कर सकते हैं। छत के ऊपर जो आपका जगह खाली होता है वहाँ पर हम सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं। समझ के बात? इसके साथ साथ अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम पावर सेक्टर में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है इसको अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। समझ गए? तो ये तो हुआ एक बेसिक ओवरव्यू आपके इलेक्ट्रिफिकेशन का। आपको अगर पूछा जाए स्पेसिफिकली कि व्हाट स्टेप्स आर नीडेड टू इंश्योर 100% इलेक्ट्रिसिटी, 100% हाउसफुल इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या आंसर देंगे? मतलब कि गांव में जो सारे घर हैं, सारे हाउस होल्ड हैं, उसको बिजली देनी रहेगी तो क्या क्या आप स्टेप उठाएंगे? तो आपको इन्हीं में से जो पॉइंट्स हैं ना, यही जो पॉइंट्स हैं आपको वो लिखना है। समझ गए बात? चलो आपका जो आंसर है वो देखते हैं।
India has achieved its long pending aim of 100% electrification of villages in 2018. शानदार. However, there is many issues in electricity sector like क्या है ये डी क्या है ये डेनिश क्या डेनिनेशन है ये 100% of rural household considered village electrification. India harbor 36 million electricity poor people, bankrupt discom and their failure. ठीक है ना. और उनके bankrupt होने के कारण, उनके फेलियर के कारण वो ठीक से बिजली डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर पा रहे हैं. रीजनल इनइक्वालिटी 90% नॉन इलेक्ट्रिसिटी हाउस होल्ड इन 7 स्टेट. मतलब कि जो बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पर बिजली पहुँच रही है, मगर कुछ जो राज्य हैं ना वहाँ पर जो बिजली की पहुँच है वो उतनी ज़्यादा नहीं है. ट्रांसमिशन, इस वर्ड को तुम पूरा फुल लिखो क्योंकि तुमने इसको कहीं भी पहले यूज़ नहीं किया है. ठीक है ना. TND लॉसेस को तुमने पहले यूज़ नहीं किया है, इसको तुमने अब्रिवेट नहीं किया है, तो फर्स्ट टाइम इसको तुम फुल लिखोगे. तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज एट 20% ऑफ जनरेशन, 24/7 पावर स्टिल अ ड्रीम. ये आपके मेन इश्यूज़ हैं. तुम थोड़ा सा फॉन्ट छोटा करो. जो तुम्हारा जो साइज़ है ना लिखने का वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. थोड़ा छोटा करो इसको, वरना तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा पेज जाएगा तुम्हारा. तुम वर्ड गिनो ना. ये जो 10 मार्क्स का सवाल है, तुम्हारे जो 150 वर्ड लिखने हैं, क्या तुम्हारा 150 वर्ड का आंसर हो रहा है? ठीक है ना. तो 150 वर्ड के आंसर में 150 वर्ड होना चाहिए. मतलब इससे ज़्यादा हो सकता है, मतलब 160 हो, 165 हो, कोई इशू नहीं है. 150 से कम मत करना क्योंकि तुम्हारे पास मौका है आंसर लिखने का, तुम्हारे पास मौका है कंटेंट देने का. समझे बात? ठीक है ना. चलो, तो व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करने की ज़रूरत है? तो पहला, हमें जो डिस्कॉम की सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. डिस्कॉम रैम्प स्कीम जो है ना इसको ठीक से इम्प्लीमेंट करके. इसके साथ साथ जो, अरे यार तुम ये DOU दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण क्या है, ग्राम ज्योति योजना है. स्कीम का नाम पूरा लिखो ना इसमें. सौभाग्य स्कीम ये ठीक है तुम्हारा, मगर इसको नाम तो पूरा लिखो. रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज टू इम्प्रूव कैपिटेशन क्या है PPP मतलब, अरे वो PPP क्या, पार्टनरशिप. एलिमिनेट थेफ्ट. तुम्हारे में कई सारे जो मेरे को इश्यूज़ दिखे वो ये है कि तुम एज्यूम कर लेते हो कि उसको चीज़ें पता होंगी. ठीक है. जो एग्जामिनर है वो कॉपी चेक कर रहा होगा, उसको TND का मतलब पता होगा, मगर हो सकता है कि तुम्हारी कॉपी पहली कॉपी मिल जाए उसको, तो क्या करोगे? तो पहले तुम इसको डिफाइन कर लो. ये सब जो ये वेल नोन स्कीम नहीं है, इसको तुम ऐसे तुम शॉर्ट में नहीं लिख सकते चीज़ों को. ठीक है ना. तो इसको फुल लिखना. As per capita consumption of electricity implies the level of development, India has to do much more in this direction. ठीक है. मेरे को और पॉइंट चाहिए थे. तुमने 6 पॉइंट ऊपर लिखे हैं, 4 पॉइंट नीचे, 10 पॉइंट. ठीक है. और होता तो ज़्यादा अच्छा लगता. चलो ये बातें हो गई. अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग. ये सवाल पॉलिटी का है, बेसिक, हमारे उन दोस्तों के लिए जो अभी आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हैं. एक चीज़ और, मैंने आपको पहले कहा कि जो नए स्टूडेंट हैं हमारे, उनके पास पूरा का पूरा सीज़न है ये वाला. जो पिछले वीडियोस हैं ना, आपके पास 170 के ऊपर लेक्चर्स हैं. आप डेली अगर 2 क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, आपकी आंसर राइटिंग बहुत ही बेहतर हो जाएगी. ठीक है. तो कैसे भी करके पूरे डिसिप्लिन के साथ आप बस ये काम कर दीजिए, फिर आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने की गारंटी हमारी है. सवाल कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया. ओके. तो यहाँ पर आपसे केवल जो उसके बारे में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो पूछ रहा है. तो इसको केवल डिफाइन नहीं कर देंगे आप इसको डिफाइन कर देंगे एग्जाम्पल देते हुए, क्योंकि आपका जो एग्जाम्पल है वही क्लियर करेगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. रिव्यू, एक्टिविज्म, ओवररीच के बीच में क्या अंतर है, यह आपका एग्जाम्पल ही बताएगा. ठीक है. तो चलो, इंट्रो से ही आप बताएंगे कि जो हमारा जुडिशरी है उसके पास क्या क्या पावर हैं. रिव्यू पावर्स ऑफ जुडिशरी. ये जो रिव्यू पावर है ना वो इसलिए आया है क्योंकि जुडिशरी के पास पावर है अपने जजमेंट को खुद रिव्यू करने का. दूसरी बात, हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है. ठीक है ना. तो सेपरेशन ऑफ पावर में क्या होता है, जुडिशरी देखता है कि जो बाकी दोनों ऑर्गन हैं, मतलब लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, क्या वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को वायलेट कर रहा है, क्या वो किसी लॉ के प्रोविजन को वायलेट कर रहा है. ठीक है ना. अगर कोई भी प्रोविजन को वायलेट कर रहा होगा तो उसको जुडिशरी स्ट्राइक डाउन कर देगा.
तो ये तो ये आपका हो गया जुडिशियल रिव्यू। तो बॉडी का जो पहला पार्ट होगा वहाँ पर आप डिफाइन करेंगे जुडिशियल रिव्यू को, जुडिशियल रिव्यू एंड इट्स एग्जाम्पल्स। ठीक है, फिर आती है बात जुडिशियल एक्टिविज्म की। एंड एग्जाम्पल्स, जुडिशियल ओवररीच, ठीक है, एंड एग्जाम्पल। ठीक है, लास्ट में आंसर को कंक्लूड कर देंगे। यहां पर आप ये बताएंगे कि ये जो वाइड रेंजिंग पावर है जुडिशरी का, उसको रिस्पॉन्सिबली यूज करने की जरूरत है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, जुडिशियल एक्टिविज्म पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, मगर जुडिशियल ओवररीच ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, तीनों में अंतर समझो। तीनों में पहला अंतर यह है कि ये जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है वो जुडिशरी को एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड किया गया है। मतलब कि ध्यान सुनना इस बात को, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का कोई भी एक्शन, अगर कोई लॉ या फिर एग्जीक्यूटिव स्टेप संविधान के किसी भी प्रोविजन को वायलेट करता हो तो जुडिशरी उस प्रोविजन को, उस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकता है। समझ गए? ये होगा क्या? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या होता है कि जुडिशरी जो होता है ना, वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करता है। जुडिशरी जो है वो रैशनैलिटी पे चला जाता है। मतलब कि अगर पार्लियामेंट का कोई भी लॉ, एग्जीक्यूटिव का कोई भी कदम अगर दिखता है कि वो जो लोग के फंडामेंटल राइट हैं उसको वायलेट कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रापोलेशन है ना वो हो रहा है। मतलब कि रीडिंग मोर देन व्हाट इज रिटन, रीडिंग मोर देन व्हाट इज रिटन। मतलब कि संविधान का जो आर्टिकल 21 है वहां पर दिया गया है राइट टू लाइफ, ठीक है ना, मगर हमारे जुडिशरी ने यह कहा कि अगर आपके पास क्लीन इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो आपका जो जीवन है वो मीनिंगफुल नहीं रहेगा, है ना। तो उन्होंने राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट को भी राइट टू लाइफ से जोड़ दिया। अगर आपको कहा जाए कि आपके यहाँ प्राइवेसी नहीं है तो आपका जो लाइफ है ना वो मीनिंगफुल नहीं रहेगा। तो जुडिशरी ने पुत्ता स्वामी जजमेंट में राइट टू प्राइवेसी को भी जोड़ दिया राइट टू लाइफ से। समझ गए? तो राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं था, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट हमारा फंडामेंटल राइट नहीं था। जुडिशरी हैज रेड मोर देन व्हाट वाज रिटन। इसको हम कहते हैं क्या? जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जो अधिकार हमारे नागरिकों के पास नहीं थे, जो प्रोविजन संविधान में नहीं थे, उनको करेंट कंटेक्स्ट में समझना और वो सिटीजन को देना, उसको हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है ना। जुडिशियल एक्टिविज्म में जुडिशरी लॉ के भीतर रहता है, लॉ के भीतर रहते हुए जजमेंट देता है। अगर जुडिशरी लॉ के बाहर चला गया, मतलब कि ये एक्टिविज्म करने के चक्कर में थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, उसने वो चीज़ कर दी जिस चीज़ को करने के लिए जुडिशरी को अलाउ नहीं था, पावर नहीं था, उसको हम कहते हैं जुडिशियल ओवररीच। मतलब कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के डोमेन में चला गया। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, लॉ बनाने का पावर जुडिशरी को नहीं है, रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करने का पावर जुडिशरी को नहीं है, मगर अगर जुडिशरी अपने जजमेंट के जरिए लॉ बनाता है, अगर जुडिशरी रेगुलेशन प्रोवाइड करता है, तो ये जुडिशियल ओवररीच कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये चीज़ समझो, सुप्रीम कोर्ट ने 2G लाइसेंस को कैंसिल कर दिया था। ये करने का काम जो एग्जीक्यूटिव है ना उसका था। दिल्ली में डीजल एसयूवी को बैन करने का काम एक पॉलिसी डिसीजन है जिसको जुडिशरी ने लिया। ये काम कायदे से एग्जीक्यूटिव को करना चाहिए था या फिर लेजिस्लेचर को करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड किया कि दही हांडी की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। ये सब काम जुडिशरी का नहीं है। समझ के बात? एनजेसी एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। तो ये सब एग्जाम्पल हैं जुडिशियल ओवररीच का, मतलब जहां पर जुडिशरी अपने हद से आगे बढ़कर काम कर रहा है।
वहीं पे केशवानंद भारती केस, विशाखा जजमेंट, मेनका गांधी केस, मिनर्वा मिल केस, एलजीबीटी केस, ये सारे एग्जाम्पल हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के। ठीक है, जहां पर जुडिशरी अपने दायरे में रहते हुए सिटीजन का जो एम्पावरमेंट है वो किया। समझे बात? तो यहां पर आप एग्जाम्पल देंगे किसका? जुडिशियल एक्टिविज्म का, जुडिशियल ओवररीच का एग्जाम्पल देंगे, तभी आपको अंतर समझ में आएगा कि हाँ क्या अंतर है एक्टिविज्म में, क्या अंतर है ओवररीच में। समझ के बाद कंटेंट में सेम बातें लिखी गई है अंग्रेजी में, उसको पढ़ लीजिएगा। आपका जो आंसर है वो हम देखते हैं। Judiciary is an important organ of government whose primary role is to keep checks and balances over action of other organ of the government, आई एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पर तुम जो अदर ऑर्गन है तो उसको बना ही दिए होते कि ऑर्गन लिख देते यहाँ पर, एक तरफ हो गया जुडिशरी, एक तरफ हो गया एग्जीक्यूटिव, एक तरफ हो गया लेजिस्लेचर। डायग्राम बनाने का जहाँ पर भी मौका मिले छोड़ना नहीं है, डायग्राम बनाने का जहाँ पर भी मौका मिले छोड़ना नहीं है उसको। ठीक है, आपने पहले बताया जुडिशियल रिव्यू के बारे में। जुडिशियल रिव्यू गिव्स पावर टू जुडिशरी टू वैलिडेट द एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 13, 32, 31, 36, 37, 187। इट कैन बी डन बाय जुडिशरी बेस्ड ऑन पब्लिक PIL एंड CO मोटो हियरिंग ऑफ केसेस। फिर तुमने डिफाइन किया है जुडिशियल एक्टिविज्म को, इट इज़ एन एक्ट वेयर जुडिशरी प्ले एक्टिव रोल फॉर द सोशल काउज दो देर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग for judicial activism, but these have been there have been many instances where judiciary used this concept, like making of doctrine of basic structure, बहुत बढ़िया, making of collegium system, बहुत बढ़िया, for appointment of judges, making of several guidelines for workplace safety under Vishakha versus State of Rajasthan case. Judicial overreach, there is very thin line between thin line between activism and overreach. When judiciary actively interfere in governance part and try to यहाँ से तुम चेंज करो ना, तुम पैराग्राफ मत लिखो, यहाँ पे तुमने कहीं लिख दिया, इस पर तुम यहाँ पर लिख करके आओ, इस तरह से ऐसे यहाँ से एरो मारो चाहे डॉट मारो, और तुम इसका जो है ना सेंटेंस को अलग अलग सेंटेंस में लिखो, लाइन को। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ऑल्सो आर्टिकल 50 विच शोज द सेपरेशन ऑफ पावर एमंग वेरियस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट वायलेटिंग दीज नॉर्म्स इज नॉट गुड फॉर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। ये थोड़ा वार्न करने का नहीं है, बस ये प्रिकॉशन देना है कि जुडिशरी के पास जो पावर है ना उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज़ करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मतलब पोलाइट सेंस में अपना जो कंक्लूजन है वो देना ये वाला। ठीक है, चलो, तो ये बातें हो गई हमारी आज की। हम मिलते हैं कल शनिवार है, कल आपको जो आंसर दिया जाएगा उसको हम डिस्कस करते हैं फिर रात में 9 बजे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।